इलेक्ट्रॉन मेथड। आई होप हम लोग दोनों मेथड एक्सप्लोर कर लिए थे, और ये लास्ट अपना एक होमवर्क था शायद। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना था क्या इसको? आप लोग किए? जो लोग किए उनको, जो लोग नहीं किए उनको भी मुबारक। क्या? जो लोग किए उनको भी मुबारक, जो लोग किए वो मैच कर लीजिए, अभी हम कर रहे हैं। और जो लोग नहीं किए वो देखिए फिर से क्यों नहीं किए। ठीक है। सो क्या है, MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO2 प्लस I2। तो इसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है, देन ऐड रिजल्टेंट इक्वेशन, इंडिविजुअली हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, देन ऐड करके कंप्लीट नेट रिएक्शन लिखना है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में देन बैलेंस करना है। ओके। सो मैग्नीज यहाँ पे +7 स्टेट में है और यहाँ पे +4 में है। सो रिडक्शन हो रहा है, तो I माइनस -1 स्टेट में है और यहाँ पे 0 स्टेट में है। सो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हम इससे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, अगर ये हम लिखें तो हम लिखेंगे कि जो I माइनस है इट इज चेंजेस टू I2। अब कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे लिखेंगे बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो हो रहा है इसमें, ये हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि जो I माइनस है वो I2 में जा रहा है, तो -1 से 0 में जा रहा है, दैट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। सो इट रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। बट सर यहाँ जब आप हाफ रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। सो 2 iodine release 2 electron then converted into I2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर लिखे तो यहाँ MnO4 माइनस चेंजेस इनटू MnO2। सो MnO4 माइनस +7 से 2 जा 4 +4 में जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का गेन है यहाँ पे? +7 से +4 जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? इसको आप इक्वेशन 2 ले लेते थे। क्या करते हैं फिर हम लोग, इंडिविजुअली कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाला टर्म होता है उसे हमें फाइनल इक्वेशन में कैंसिल आउट करके लिखना होता है, ये टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वाली टर्म्स जो है सर, ये फाइनल इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। इट बिकम्स MnO4 माइनस, चूंकि गिवन इक्वेशन में पहले है तो हम इसे पहले ट्रीट कर लेते हैं। तो 2 MnO4 माइनस प्लस 6 I माइनस, it gives 2 MnO2 प्लस 3 I2। देखिए चेक कीजिए। सो हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करके हमने ऐड ऑन कर लिया, ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना होता है, अब हमें करना होता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का काम। सो इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, क्या सबको रूल याद है या भूल गए आप लोग? एसिडिक मीडियम बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। बस 2 लाइन का रूल है यार, टू मच। MnO4 minus plus 6 I minus, it gives 2 MnO2 plus 3. So first balance the oxygen atom adding water molecules, 4 to जा 8 oxygen, 2 to जा 4 oxygen. So left side में 8 oxygen के एटम्स हैं और राइट साइड में 4 है। कितने वाटर ऐड करें? 4H2O ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए
8 हाइड्रोजन है राइट साइड में, तो हम 8H प्लस ऐड करते हैं यहाँ पे। ओके, चार्ज बैलेंसिंग चेक। सो अगर चार्ज बैलेंस चेक करें, मैग्नीज MnO4, MnO4 माइनस पे टोटल चार्ज -1 है, 2 MnO4 2 I माइनस से -6 चार्ज आया। कितना चार्ज आया? -6। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -8। और हाइड्रोजन H प्लस आयन कितने हैं? 8H प्लस आयन। सो टोटल पॉजिटिव कितना हुआ? +8। सो नेट चार्ज इन रिएक्टेंट साइड हाउ मच? इट इज 0। राइट साइड में कोई चार्जेस दिख रहा है आपको? जी नहीं सर, ये atom is already balanced, charge is also balanced. This is the answer. In Sir, basic your medium का क्या voice रूल is था, कुछ not बताएंगे? clear. My voice is not clear. Temporary net issue अवस्था में भी 24 kbps टेम्पररी नेट इशू होता है समटाइम्स, तो वॉइस लैग करने लगता है कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा ऐसा। इन बेसिक मीडियम क्या होना चाहिए बेसिक मीडियम में? तो बेसिक मीडियम में सर हमारा जो रूल था वो ये था कि फर्स्ट बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन ऐड करके हम लोग चार्ज बैलेंस करते थे सर। और देन आफ्टर बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एनी वन विच वन इज इजी, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। सो बेसिक मीडियम 2 MnO4 माइनस +6 I minus gives 2 MnO2 plus 3 I2. Correct? So negative charge on right hand side 8 minus charge. Left side no charge. How we balance it? By adding 8 OH minus ion. अगर 8 हाइड्रोक्साइड आयन इधर ऐड कर दे तो नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। So charge is balanced. Now the turn of balancing hydrogen or oxygen. So 8 OH minus ion means 8 hydrogen atom. So just add 4 water molecules. 4 water molecules. कितने hydrogen? 8 hydrogen. चेक ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या नहीं। सो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, कितने हैं टोटल? 12। इधर देखेंगे आप तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन इसमें MnO2 में है और 8 ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन में है, इट इज 12। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो गेट्स बैलेंस्ड। दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आंसर मैच किया है, या कितने लोग ट्राई किए थे कैलकुलेशन सारे कुछ किए थे और आंसर मैच नहीं किए हैं? जिनका आंसर मैच नहीं किया सर, सबका आंसर मैच कर गया? यस सर, यस सर। वेरी गुड। चलिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि एनसीईआरटी में अपने पास कुछ ऐसे रिएक्शंस गिवन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो चार्ज नहीं दिखेगा, रेडॉक्स रिएक्शंस का फॉर्म ही नहीं दिखेगा आपको, और उसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा। आप इतना तो कंफर्टेबल हो गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कोई खास डिफरेंस नहीं है सर। डिफरेंस क्या है कि रिजल्टेंट इक्वेशन जो हम लोग लाते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सिंगल लाइन में 3 लाइन में सॉल्व हो जाता था, 2 लाइन में काम हो जाता था हमारा। यहाँ पे 2 हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली लिख के बैलेंस करना पड़ता है, वहां हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा थे वहां पे, बट परफॉर्म करना इजी था। इधर ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, तुरंत पता चलता है आपको कितना से ऑक्सीडाइज कितना से रिड्यूस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्टेंट लिखिए, अदर एटम को बैलेंस कर लीजिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। और इसमें क्या करना पड़ता है हमें? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना पड़ता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना पड़ता है, देन दोनों को सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को देख करके सुटेबल नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स को कैंसिल आउट करना पड़ता है, दोनों को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट इक्वेशन मिलता है। ये डिफरेंस है दोनों में, दैट्स इट। तो किसी भी इक्वेशंस को अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर पाते हैं तो आई थिंक कि आप उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कर पाएंगे। सही है, ठीक है ये। तो चलिए हम लोग एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में।
और उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर इक्वेशन देखिए किस फॉर्म में है, FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4। इट गिव्स Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2। सी द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देख करके आपको कहीं से लग रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शंस का इक्वेशन दिख रहा है ये? या ऑफ कोर्स जब आप एनालाइज करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, पार्टिसिपेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो तो चेक करने के बाद मिलेगा। फिलहाल तो हमें ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन दिख रहा है सर, एटम को बैलेंस कर दीजिए। बट सर इसे हमें बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा ठीक से समझिए चीजों को, क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें जो आपको टर्म्स दिख रहा है ये H2SO4 और ये H2O। ये हम आपको जब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम एक्सप्लेन कर रहे थे तो बताए थे कि कोई इक्वेशन हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे या बेसिक मीडियम में, ये क्वेश्चंस में लिखने का ये तरीका होता है। आइदर इट इज रिटन इन एज अ सेंटेंस में वो मेंशन कर देगा, लैंग्वेज में वो लिख देगा कि इक्वेशन को आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस, सॉरी एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिए या बेसिक मीडियम में बैलेंस कीजिए, या फिर वो कोई एसिडिक पार्ट दे देगा, यहाँ पे वो H प्लस लिख देता, या H प्लस ना लिख करके H प्लस का सोर्स लिख दिया H2SO4। समझ रहे हैं बात? और इस H2SO4 के बाद बैलेंस करने के लिए वाटर राइट साइड में लगेगा, इसीलिए इसने वाटर को राइट साइड में लिख दिया है। तो H2SO4 और H2O का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये H2SO4 मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इस इक्वेशन को हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, और H2O यहाँ पे राइट में आने वाला है। जो दूसरी चीज है वो देखिए आप, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये फेरस सल्फेट है, आयरन का यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे इस आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये फेरिक सल्फेट है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन दिख रहा होगा आपको। और अगर आप मैग्नीज का चेक कीजिएगा तो यहाँ पे मैग्नीज +7 स्टेट में है, और यहाँ पे मैग्नीज MnSO4 में +2 स्टेट में। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। लेकिन अब देखिए ये जो पोटेशियम सल्फेट आपको मिला है, इसमें सल्फेट आयन भी हम हमेशा SO4 2- लेते हैं, और पोटेशियम का विदाउट एनी एक्सेप्शन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है सर। तो इस टाइप के आयंस को हम लोग, या मॉलिक्यूल्स को, इस टाइप के आयंस को हम लोग स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। कैसे आयन बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। ये बिल्कुल देखने वाला है, एकदम वर्चुअली यहाँ पे बैठ के सिर्फ देख रहा है कि कैसा कैसा चेंज हो रहा है, स्पेक्टेटर आयन है। तो इस स्पेक्टेटर आयन को हम रिमूव कर सकते हैं, इस H2SO4 और H2O को रिमूव करके हम एग्जैक्टली चेंज्ड जिसमें है उस इक्वेशन को केवल अगर हम लिखना चाहें तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा वो Fe2 प्लस MnO4 minus in acidic medium gives Fe3 plus Mn2 plus। That's it। ये इक्वेशन है एक्चुअली। आया सबको समझ में? हमने सिर्फ चेंज को लिखा है यहाँ पे। तो एक्चुअल में हमें इसी रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना है, और फिर हम देखेंगे कि जिस चीज को हम यहाँ से रिमूव किए हैं, निग्लेक्ट किए हैं, उसे कैसे हम फाइनल इक्वेशन में इम्बेड करेंगे, राइट? कैसे करेंगे देखिए जरा। ये तो बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बहुत इजी है सर। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है सर, क्या हुआ है इसका? ऑक्सीडेशन। +2 से +3 गया है सर, 1 से ऑक्सीडेशन हुआ। यहां अगर आप देखेंगे सर तो ये +7 है, लिख लेते हैं हम। अब हम ज्यादा थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिकॉज हम लोग बहुत बार ये अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखो निकालो ये सब काम हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। कंफर्टेबल हैं या कोई इशू है तो बोलिए। सर ये रिडक्शन है, और ये रिडक्शन सर कितने से है? तो 7 से +2 मतलब 5 से। डन सर, डन सर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
5 से Fe2 प्लस आयन को करिए और 1 से MnO4 माइनस को करिए। अब 1 से आप करिए मल्टीप्लाई, नहीं करिए बात बराबर। ये आया सर Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम को बैलेंस कर लीजिए, आयंस को। सो Fe2 प्लस 5 है तो यहाँ भी Fe3 प्लस को 5 कर लीजिए। मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है बैलेंस्ड, तो ये हो गया। अब इसे आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करिए, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम क्या करेंगे? 5 Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स, मुझे थोड़ा स्पेस देना चाहिए कुछ ऐड करने के लिए, इट गिव्स 5 Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। करेक्ट। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्या है स्टेप? फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। सो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें वाटर ऐड करना है, कितना ऐड करें? 4H2। देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। सो 8 हाइड्रोजन है इधर, 8H प्लस ऐड कर दीजिए। चेक कीजिए चार्ज बैलेंस को। सर यहाँ पे 5 2 जा 10 पॉजिटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितना हो गया? 18 माइनस 1 17 पॉजिटिव चार्ज। इधर आइए सर, 5 3 जा 15 पॉजिटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज, कितने हो जाएंगे टोटल? 17 पॉजिटिव चार्ज। तो क्या चार्ज बैलेंस है दोनों साइड? राइट और लेफ्ट साइड दोनों ही साइड चार्ज बैलेंस है क्या? अगर चार्ज बैलेंस है तो हमारा इक्वेशन आंसर जो है वो सही। तो क्या हम इस आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे? जी नहीं, यहाँ पे हम इस आंसर को इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब हम जो भी स्पेक्टेटर आयन को छोड़े थे या जो इस फॉर्म को लिखे थे, ये जो आयरन फेरस के फॉर्म में हम फेरस आयंस को लिखे हैं, लेकिन ये एक्चुअली तो फेरस सल्फेट है ना, उसको हम इस इक्वेशन में फिर से मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे? तो देखिए फेरस सल्फेट, ये 5Fe2 प्लस आया है ना, अब हम फेरस सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि 5FeSO4 प्लस KMnO4, MnO4 माइनस पे प्लस, अब ये 8H प्लस है, तो 8H प्लस के H2SO4 कितना चाहिए बताइए? क्या 8H2SO4 चाहिए? जी नहीं सर, ये इस H प्लस का जो सोर्स लिया गया है गिवन इक्वेशन के हिसाब से, वो H2SO4 है सर। तो 8H प्लस के लिए आपको 4H2SO4 चाहिए, बिकॉज 1H2SO4 गिव्स 2H प्लस आयन। तो हम यहाँ पे 8H प्लस के लिए 4H2SO4 लिखने वाले हैं। आया ये बात समझ में सबको? सर यहाँ पे एसिड का सोर्स या तो लेता, या तो वो HCl ले लेता, या HNO3 ले लेता। अब जब सोर्स H2SO4 है और हमें बैलेंसिंग के लिए 8H प्लस चाहिए, तो हम कितने H2SO4 लेंगे? 4H2SO4 लेंगे। दिस इज द सोर्स ऑफ H प्लस आयन। सो 4H2SO4 प्रोवाइड 8H प्लस आयन। समझ रहे हैं? 5Fe3 प्लस। सो अब देखिए 5Fe3 प्लस हमें चाहिए, और इस Fe3 प्लस को हमें लिखना किस फॉर्म में है? फेरिक सल्फेट के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2, सॉरी, Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब आप समझिए जरा, ये फेरिक सल्फेट है जिसमें आयरन +3 स्टेट में है, और वो मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो अगर हम यहाँ 5 करेंगे तो 10 आयरन +3 स्टेट में मिल जाएगा ना, तो हम इसको 5/2 कर देंगे। आप पर्पस समझ रहे हैं? हमें आयरन +2 स्टेट में चाहिए था 5, वो अगर सल्फेट के फॉर्म में है तो सल्फेट के फॉर्म में लिखो, क्लोराइड के फॉर्म में है तो क्लोराइड के फॉर्म में लिखो, किसी अदर फॉर्म में है तो अदर फॉर्म में लिखो। FeSO4 लिखा हमने, FeCl2 लिखता अगर क्लोराइड के फॉर्म में होता तो। आप समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे भी ये जो चीज है FeSO4 है, इस 5FeSO4 अगर हमने लिखा तो इट इज अ सोर्स ऑफ 5Fe2 प्लस आयन। 1 KMnO4 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस आयन, 1 MnO4 माइनस आयन, और हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 MnO4 माइनस चाहिए। आ रहा है बात समझ में? बोलिए। MnO2 यस सर। MnO2 प्लस, तो इसको हम MnO लिख सकते हैं, और प्लस में 4H2O लिख सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन में फ्रैक्शंस नहीं चाहिए
तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 FeSO4 प्लस 2 MnO4 प्लस 8 H2SO4, it gives 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2 MnO प्लस 8 H2। ये काम तो हो गया सर। स्पेक्टेटर आयन का क्या करें? बिल्कुल करेंगे, पोटेशियम को बैलेंस करना है स्पेक्टेटर आयन से। ये पोटेशियम जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये बैलेंस हुआ कहाँ है? तो स्पेक्टेटर आयन से बैलेंस कीजिए इसको। 2 पोटेशियम है सर, और पोटेशियम सल्फेट दिया गया है, तो आप K2SO4 लिख दीजिए वैसे ही। ओके, तो पोटेशियम तो बैलेंस हो गया। क्या ये इक्वेशन, देखिए तो ये सारे चीज इसमें बैलेंस है क्या? चेक कीजिए तो। आपको जो लगता है चेक करना है। मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन आया है, आप ऑक्सीजन चेक कर लीजिए कि बैलेंस है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो प्रोबेबली ये बैलेंस्ड ही होगा। ऐसे हम बैलेंस्ड किए हैं, ये बैलेंस्ड ही है, बट फिर भी आप चेक कीजिए। चेक इट सर। 10 4 जा 40 ऑक्सीजन यहाँ, 8 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। कितना ऑक्सीजन हुआ ये? सॉरी 80। इधर चेक कीजिए, 60 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 8 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन यहाँ। कितना हुआ? 8 + 2 10। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? बोलिए, कहीं कुछ गड़बड़ है? इधर एडिशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, MnSO हो, MnO2 लिखे हैं जिसको हमें MnSO4 लिखना था। राइट राइट राइट। देखिए, ये मैग्नीज ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं, MnSO4 के फॉर्म में है। प्रतीक, वेरी गुड। सो ये MnO2 देख रहे हैं चीजें। क्रॉस चेक जब आप करने लगेंगे ना, तो अगर कहीं पे आप एरर किए हैं तो वो पकड़ में आएगा आपको। हमें याद था कि मैग्नीज ऑक्साइड Mn2+ में हमें रखना था। अगर हमें ऑक्साइड लिखना होता तो MnO लिखते, अगर सल्फेट लिखना है तो MnSO4 लिखे। आ रहा है बात समझ में? हम कैसे इम्बेड करेंगे, वो कैसे लगाएंगे जिसको हम रिमूव किए थे। तो अभी देखिए ऑक्सीजन कैसे हुआ। ये 60, यहाँ भी 8 हो गया, और यहाँ भी 8 हो गया, तो हो गया शायद। अब 8 16 16 4 20 80। ऑक्सीजन बैलेंस है, आई थिंक सब कुछ बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस है तो सब बैलेंस है। मैक्सिमम टाइम आया है, रिपीटिंग वही है। सो अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर बैलेंस्ड। तो ये हमारा आंसर है। कहाँ पे किस स्टेप में प्रॉब्लम है आपको बताइए जल्दी। बोलिए, यहाँ पे इस टाइप के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन गिवन हो, तो सबसे पहला काम है हमारा कि इसको किस तरह से हम ऐसे रेडॉक्स के फॉर्म में लिखें। फिर अगर ये चीज हम अच्छे से कर लेते हैं, सही से कर लेते हैं, तो हमें बैलेंसिंग में कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग काफी प्रैक्टिस किए हैं। और ऑक्सीडेशन मेथड से हम कैसे भी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के बाद का काम क्या है हमारा? फिर से जिस चीज को रिमूव किए थे या जिस स्पेक्टेटर आयन को लिखना था, अब यहाँ पोटेशियम, जैसे हम पोटेशियम सल्फेट एज इट इज लिख दिए। ये इसलिए लिख दिए क्योंकि पोटेशियम लेफ्ट साइड में हमने 2 देखा, और ये ऑलरेडी एक ही मॉलिक्यूल्स में 2 है। समझ रहे? अगर लेफ्ट साइड में हमें 4 पोटेशियम दिखता तो हम 2K2SO4 करते। समझ रहे बात? और जो हम एम्बेड किए हैं उसमें अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये Fe2+5 था, आपने Fe2+5 था, आपने 5 FeSO4 कैसे लिख दिया? अभी जैसे देखे ना कि मैग्नीज को हम गलती से ऑक्साइड लिख लिए थे, हमें सल्फेट दिया हुआ ये नहीं याद था, तो हमें ऑक्साइड लिख लिए ना। तो वैसे ही अगर ऑक्साइड दिया रहता तो हम MnO लिखते, और हमें सल्फेट दिया है तो MnSO4 लिखेंगे। एक्चुअली ये आयनिक कंपाउंड है दोस्त। तो ये फॉर्म में तो Mn2+ और SO4 2- के ही फॉर्म में होगा ना। अगर मैग्नीज ऑक्साइड होता तो Mn2+ O2- के फॉर्म में होता ना। तो अगर जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसे लिखना है तो हम MnO लिख देते। MnSO4 लिख दिए हैं यहाँ पे। Fe2+ आयन, हमें 5 Fe2+ आयन चाहिए, और उसको लिखा है वो सल्फेट के फॉर्म में, तो हम सल्फेट कितना लिखें? 5 FeSO4 लिखें। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, चलिए sir. फास्ट लिखिए इसको।
अब देखेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ disproportionation reaction, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थोड़ा सा स्पेशल है, देखेंगे इसको। एक एग्जांपल जो हम लोग वहां पे क्लोरीन वाला लिए थे वही लेंगे कि Cl2 है जो चेंज कर रहा है Cl माइनस में और प्लस में ClO3 था क्या, O3 माइनस में ClO3 था क्या, चलिए चेक करते हैं इसको, देखते हैं बैलेंस होता है नहीं होता है। इसका हम पहले बैलेंस करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ इलेक्ट्रॉन में हाफ रिएक्शन मेथड। Balancing by ion electron method. So first we have to write oxidation half reaction. Then reduction half reaction. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसका क्या हो रहा है, जीरो से यहाँ पे देखेंगे ClO3 माइनस में तो ये 5 प्लस होगा सर, 3 2 जा 6 माइनस प्लस 5 होगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए Cl2, क्या आप लोगों को ये पता चल रहा है फास्ट ऑक्सीडेशन नंबर फास्ट आप असाइन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ClO3 माइनस, सर अगर यहाँ पे सबसे पहला काम है हमें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम को बैलेंस कीजिए, तो 2 क्लोरीन लगाइए। अब आप इलेक्ट्रॉन के चेंज को देखिए, ये 0 है और ये +5 है, तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक चेंज है कितने के लिए, 1 क्लोरीन के लिए। 2 क्लोरीन के लिए कितना चेंज, 10 का चेंज, 10 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे, यही Cl2 रिड्यूस हो रहा है और ये Cl2 रिड्यूस होकर के जा कहाँ रहा है, Cl माइनस में, बैलेंस क्लोरीन एटम, then add the number of electron required. So how much, it is 0 0 to -1, 1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन। This is equation first, this is equation second. For cancelling the electronic terms, it is multiplied by 1, it is multiplied by 2, not 2, it is 5. Ten electron and 10 electron cancel out, ये आ जाएगा 6Cl2, 5Cl2 यहाँ से और 1Cl2 यहाँ से। This 6Cl2 gives 10Cl minus plus 2ClO3 minus. Got it? So अगर आपको ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना हो, इन एसिडिक मीडियम, write the equation 6Cl2, it gives 10Cl minus plus 2ClO3 minus. करेक्ट। क्या करना है सर एसिडिक मीडियम में, फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन। सो राइट साइड में हमें ऑक्सीजन दिख रहा है 6, नहीं है तो 6 2 ऐड कीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस, balance the hydrogen by adding H plus ion. So how many hydrogen here, 12, so 12 H plus यहाँ ऐड कर दीजिए। चेक कीजिए जरा चार्ज बैलेंस है या नहीं है, 12 H plus, चार्ज बैलेंस चेक कीजिए। इस साइड तो 0 है, इस साइड क्या है सर, 10 माइनस यहाँ और 2 माइनस यहाँ, तो टोटल 12 माइनस और 12 प्लस, कैंसल 0। सो चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, सो दिस इज द आंसर। इन बेसिक मीडियम क्या करें,
in basic medium. 6Cl2 gives 10Cl minus plus 2ClO3 minus. Correct. क्या किया जाए सर? First balance the charge. So right side 12 negative charge. For balancing 12 negative charge, here we add 12 OH minus ion. Then balance hydrogen or oxygen, anyone? Hydrogen 12. So add 6 H2O molecules here. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन चेक कर लीजिए. ऑक्सीजन चेक करेंगे तो 3 2 6 यहाँ और 6 यहाँ. 12 ऑक्सीजन इधर भी है, 12 ऑक्सीजन इधर भी है, बैलेंस्ड है. सो दिस इज आवर आंसर. क्या बोलते हैं दोस्त, बोलिए. क्या सही है ये या दिक्कत है? Sir, can you repeat one more time in basic medium? In basic medium, first we balance the charge by adding OH minus ion. So लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में तो कोई चार्ज था ही नहीं. राइट साइड में चार्ज देखेंगे तो Cl माइनस, कितना Cl माइनस है? 10 Cl माइनस है, 10 Cl माइनस और 2 ClO3 माइनस है. तो टोटल चार्ज कितने हुए? नेगेटिव चार्ज 12 हुए ना. 10 Cl माइनस एंड 2 ClO3 माइनस, तो इट इज 12 नेगेटिव चार्ज. कैसे बैलेंस करेंगे 12 नेगेटिव चार्ज को? बाय एडिंग OH माइनस करना है. तो लेफ्ट साइड में 12 OH माइनस आयन ऐड कर देंगे तो लेफ्ट में भी 12 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई भी बैलेंस कर लीजिए, एक दूसरा बैलेंस होगा. अब क्या होता है ना कि ऑक्सीजन बैलेंस करने जाएंगे तो देखिए इधर 12 ऑक्सीजन है तो पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि 6 ऑक्सीजन तो यहाँ ऑलरेडी है, तो अब हमें 6 ही ऑक्सीजन ऐड करना है, तो 6 वाटर ऐड कर दीजिए. ठीक है, ये करना पड़ेगा. तो यहाँ तो एक ही कंपोनेंट है तो ये भी इजी हुआ. लेकिन हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन कहीं मोस्टली होता नहीं है, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन दिख रहा है तो 6H2O डायरेक्ट समझ में आएगी, 6H2O ऐड कर दीजिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हाइड्रोजन क्यों देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि कैसा रिएक्शन है, क्या इजी हो रहा है बैलेंस करना. दैट्स इट. सही है तो वो दोनों ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे. एक को आप बैलेंस कीजिए, दूसरा बैलेंस हो जाएगा. और कोई प्रॉब्लम है बोलिए. देखिए इसको, कोई दिक्कत है इसमें? और सर 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 आप ऑक्सीडेशन आयन और रिडक्शन आयन को कैसे कैंसिल किए? 2e माइनस एंड 10e माइनस. इसको हम 5 से मल्टीप्लाई किए और इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है. राइट साइड लेफ्ट साइड कैंसिल कर दिए, तभी तो ये 6Cl2 आया है ना. 5Cl2 यहाँ और 1Cl2 यहाँ फर्स्ट से. क्या सही है? और कोई दिक्कत? और कोई प्रॉब्लम है बोलिए. कोई इशू नहीं? नो सर. नो सर. चलिए, अब इशू क्या है कि इसको हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस करना है, और उसमें है इशू, इसीलिए हमने इसको पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया. सो अब हमें बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करना है. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, आप खुद ही देखिए. Cl2 था, Cl माइनस था और प्लस में ClO3 माइनस. सो इसमें क्या करते थे, फर्स्ट असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो 0 -1 it is +5. Then analyze which one undergoes oxidation, which one undergoes reduction. This is reduction. Decrease in oxidation state 0 to -1. So कितना से? 1 से. नहीं सर, 2 है, 2 से करिए, 2 से. 2 क्लोरीन इधर जा रहा है
और ये है सर आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कितना से सर? ऑक्सीडेशन कितना से? 0 to 5, 5 का चेंज है, 5 2 10, 10 से। कोई कॉमन फैक्टर है क्या सर? बिल्कुल कॉमन फैक्टर है, ये 2 है और वो 10 है, तो ये कॉमन फैक्टर 5। अब आपका साथ प्रॉब्लम ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इस साइड तो एक ही का ये है, आपके पास Cl2 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करोगे? पहला प्रॉब्लम ये है। अब इस प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मेथड अप्लाई करते हैं कि इसी Cl2 को, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, इस चेंज को हम 2 बार लिख देते हैं। एक Cl2 यहाँ लिख देते हैं और प्लस में Cl2 यहाँ लिख देते हैं। सर इससे एरर नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप 2 बार इस चीज को लिख लिया, अभी तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो अगर एक्स्ट्रा कोई चीज आ गया, रिडंडेंसी अगर आ गया, जैसे हम ये कॉमन फैक्टर क्यों हटाते हैं? हम कॉमन फैक्टर इसीलिए हटाते हैं कि ये रिडंडेंसी आ जाएगा, एक्स्ट्रा थिंग्स आ जाएंगे। तो आ जाएंगे तो आने दीजिए सर, बाद में आप फाइनल इक्वेशन जब बैलेंस्ड हो जाएगा तो उसमें से कॉमन कर लीजिए उस चीज को। ये भी एक तरीका है, कॉमन कर सकते हैं आप उसको, यहाँ रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही बात है कि अगर हमने एक्स्ट्रा Cl2 यहाँ पे ऐड कर भी लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइनली बाद में जाकर के अगर रिडंडेंसी आएगा, अगर कॉमन चीज आएगा, तो हम उसको हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। हम यहाँ ऐड कर सकते हैं इस चीज को। तो अब इससे हमारा एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया कि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं रिएक्टेंट साइड में। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 5Cl2 + 1Cl2 6Cl2, और 6Cl2 से बन गया Cl- + ClO3-। अब देखिए, अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें अदर एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ता है यहाँ पे इस स्टेप में। तो यहाँ 12 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 ऐसे कंपाउंड है, 2 ऐसे आयंस हैं जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। तो हाउ वी बैलेंस दिस क्लोरीन एटम? अब हमारे पास ऑप्शन है कि सर आप इसको 6 कर लीजिए, आप इसको 10 इसको 2 कर लीजिए, इसको 2 इसको 10 कर लीजिए। अब कैसे पता चले हमें किसको क्या करना है? अब यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐड करके लिखते हैं चीजों। और भी कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इतना ही कॉम्बिनेशन नहीं है, और भी 12 होने का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर यहाँ आप ऐड मत करिए, जो चेंज जैसे है पहले वैसे ही लिखिए। जैसे 5 से आप इस क्लोरीन को मल्टीप्लाई किया ना, तो पहले आप लिखिए 5Cl2, और प्लस में 1 से इसको मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप लिखिए Cl2। और अब आप क्या कीजिए कि जिसका जो चेंज है उसी एटम को आप उस क्लोरीन से बैलेंस करिए। कहने का मतलब ये जो 5Cl2 आप लिखे हैं सर, वो किस चेंज के लिए कंडीशन किए, कंसीडर किए हैं? ये जो Cl2 आया है ये इस Cl- के लिए आया है, ये रिडक्शन के लिए आया है, रिडक्शन कंसीडर हुआ है। तो ये रिडक्शन वाला क्लोरीन ही आप इससे बैलेंस करिए और ऑक्सीडेशन वाला क्लोरीन आप इससे बैलेंस करिए। समझ रहे बात? तो सर रिडक्शन वाला क्लोरीन यहाँ पे 12 आया है, सॉरी 5 2 10 आया है, तो यहाँ आप 10 दीजिए, और यहाँ 2 आया है तो यहाँ आप ये दीजिए। मतलब जिस क्लोरीन से जो चेंज आप ऊपर कंसीडर किए हैं ना, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं वहां पे, तो उस क्लोरीन एटम से आप राइट साइड में आप उसी चेंज को ही मल्टीप्लाई करके बैलेंस करिए। अब आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6Cl2 to 10Cl- + 2ClO3-। You get the required equation। अब आप एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम तो सेम काम करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो इस 2 स्टेप में प्रॉब्लम है। ये पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आया, यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम समझ में आया कि अगर आप गलती से दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, फिर आप कैसे उसको सेपरेट करेंगे, ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हालांकि इससे ऊपर हमने आंसर लिखा है तो आपके दिमाग में आ गया होगा सर यहाँ 10 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, लेकिन ये तो तब ना जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पहले कर चुके हैं बैलेंस, तो हमें पता था कि Cl- में 10 आता है। तब अभी आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 10 कर देते, यहाँ 2 कर देते। बट जब आंसर हमें नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉन मेथड से हम पहले बैलेंस थोड़ी करेंगे, हमें तो फ्रेशली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करना है, तो वहां हमें आंसर थोड़ी होगा कि इधर 10 करना है इधर 2 करना है। गॉट इट? तो ये 2 प्रॉब्लम है, इसीलिए जनरली जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं, इट शुड बी बैलेंस्ड बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जहां पे एरर होने का चांस नहीं होता है। आपको किया जाता है कभी कि ऐसा इक्वेशन दे करके, एक तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है बैलेंस करने के लिए, अगर आता भी है तो आप फ्री हैं कि कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए।
हम लोग सीख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, पर आई डोंट थिंक कि आपको बोर्ड के लिए यूज होगा ये चीज। और अगर बोर्ड नहीं है, अगर हमें क्वेश्चन में लिख के नहीं दे रहा है कि बैलेंस विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो हम ऐसे रिएक्शन को कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से प्रोसीड नहीं करेंगे, एरर होने का ज्यादा चांस होता है सर। क्या बात क्लियर है या कोई दिक्कत है अभी, बोलिए। क्लियर है ये? यस सर। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास P4, और बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस किया गया था। हम लिख लेते हैं केवल स्केलेटल इक्वेशन कि ये P4 चेंज हो रहा था फॉस्फीन में PH3 में, और प्लस में H2PO2 माइनस में। क्या ठीक लिख रहे हैं आप? H2PO2 माइनस में। इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे क्या आप लोग? बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एज वेल एज बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, P4 से कौन सा चेंज लेंगे बताइए ऑक्सीडेशन के लिए? ये 0 है और ये H2PO4 PO2 माइनस 2 टू जा 4, 4 माइनस प्लस 2, 2 माइनस राइट साइड प्लस 1। चलिए, तो प्लस 1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यही लेंगे। H2PO2 माइनस, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो पहले क्या करना है हमें? बैलेंस है अदर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अदर एटम। बैलेंस द फास्फोरस बाय एडिंग 4। फास्फोरस बैलेंस्ड है। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखना है दोस्त। 0 से +1 जा रहा है 1 फास्फोरस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 4 फास्फोरस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप की चीज में ना, ये आप हाफ रिएक्शन मेथड जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो जो एरर होने का चांस है वो इजी में है। यहीं पे आप अगर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन में एरर कर दिए तो आपका रिजल्ट एरर आएगा। यहाँ अगर आप सही किए हैं तो फिर अदर कोई स्टेप नहीं होता है इसमें एरर करने लायक। सो यहाँ पे है P4 और इससे हम चेंज देखेंगे किसका? PH3। 4 ले लीजिए यहाँ पे। जो फॉस्फीन है, इस फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। तो 0 to -3 1 के लिए 3 का चेंज, 4 के लिए 12 का चेंज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाउ वी ऐड दिस इक्वेशन? नेट इक्वेशन कैसे लिखें? बैलेंस इट बाय 3, मल्टीप्लाई इट बाय 3, मल्टीप्लाई इट बाय 1। तो 4 3 जा 12 और 12 कैंसल। सो यहाँ पे 3 फास्फोरस है और यहाँ पे 1 फास्फोरस है, इट इज 4P4। इट गिव्स 12 H2PO2 माइनस प्लस 4PH3। नो इशू। देखिए यहाँ भी आपको रिडंडेंसी ऑफ डेटा आ रहा है, 4 यहाँ कॉमन किया जा सकता है। सो आप 4 कॉमन करके आप ये भी लिख सकते हैं P4 changes to 3H2PO2 minus plus PH3. This is okay, no problem. So in acidic medium or basic medium, in acidic medium, अभी किसी को स्टेप भुला रहा है क्या, या याद हुआ? कोई है जिनको अब स्टेप भुला रहा है कि ये इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं? कि मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल लिए हैं हम यहाँ पे। क्या बोलते हैं? P4 ये स्केलेटल इक्वेशन है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, add 6H2O here, oxygen gets balanced. So then balancing of hydrogen, so 3 2 जा 6, 6 plus 3 9 हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन भी इधर ही ऐड होगा सर। ओ माय गॉड। सो थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा, या इधर ऐड कर दीजिए यहाँ पे। सो 6 नहीं, सॉरी
ये 12 हाइड्रोजन है ना, ये 12 है, और ये 3 2 जा 6 और 6 + 3 9 ही है। सो 9 है और इधर 12। सो यहाँ पे आ जाएगा 3H+। चार्ज बैलेंस चेक कीजिए, दिस साइड 0, यहाँ पे 3- और 3+, यहाँ भी 0। सो चार्ज इज ऑल्सो गेट बैलेंस्ड। क्लियर? Balance it in basic medium. P4 H2PO2 minus plus PS3. So first balance the charge. 3 negative charge here. Add 3 hydroxide ion this side. Then balance oxygen. I think oxygen balance CG होगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 है और ये 3 है. Okay. ये 3 है और ये 6 है. So 3 water molecules required this side only. So 3H2. चेक कीजिए ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं. ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं चेक कीजिए. 3 + 3 6, 3 2 जा 6 बैलेंस है. The other atoms all are balanced. These are the answer. सेम साइड OH- आयन भी लगा और सेम साइड वाटर भी लगा. डन है ये, यहां तक डन है. Yes, sir. सदाब, कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड. कहां से प्रीवियस स्लाइड, कहां से छूट गया. बस सर यहीं से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये सर ले लिया। डन. ओके, चलिए चलिए. सो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग अभी जो सीखे हैं, अभी तक जो काम किए हैं, वो था फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. आई होप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आप लोग सीखे हैं. आप हेजिटेट कर रहे होंगे जहां पे इसका बॉन्डिंग सीक्वेंस लिखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा. है ही नहीं अपना, क्योंकि बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद वो सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही इजी वन में से हैं. पेरोक्साइड लिंकेज कर तो पता नहीं चल रहा है, तो वो चीज मॉलिक्यूल्स है वो सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट. तो वो इशू है नहीं अपना. अपना इशू है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो. हाउ वी एनालाइज व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हिच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग हम किस साइड देखते हैं, कैसे देखते हैं, और कैसे हम चार्ज असाइन करते हैं, ये हमारा यहाँ का इशू. तो आई होप वो चीज क्लियर होगा आपको. देन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ तक क्लियर है. इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाले पार्ट क्लियर है. हाँ सर. तो नेक्स्ट जो अपना टर्म है, नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन टर्म. ओके, थैंक यू. कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके, कंसंट्रेशन टर्म्स. तो अब ये क्या होता है सर, एक्चुअली क्या है कि किसी भी जब हम कोई सॉल्यूशंस बनाते हैं ना, तो सॉल्यूशंस में अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है. अगर आप कंपोनेंट्स बढ़ा देंगे, राइट, अगर आप शुगर वाटर का सॉल्यूशन
आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. टोटल 8 कंसंट्रेशन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है,
इसमें जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मोलरिटी और नॉर्मलिटी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं आपको, मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। और नॉर्मलिटी को आप समझ लीजिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, जो हम लोग मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ये एन फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, तो अगर मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स नॉर्मलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो ये जितने भी टर्म्स आप पढ़े हैं ना, यहाँ पे ये जो 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे, ये सारे वॉल्यूम डिपेंडेंट हैं। और जो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। So these are volume dependent and temperature dependent. These are volume dependent and temperature dependent. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्टली आया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, श्रुति ज्यादा लैग कर रहा है, मेरा वॉइस ज्यादा लैग कर रहा है क्या? या समटाइम्स थोड़ा No, Sir, sir. it is okay now. by weight, percentage weight by weight, 6 मोलैलिटी, LALITY होता है ये, एंड इट इज रिटेन बाय स्मॉल m, ये डिफरेंस याद रखेंगे। मोलैरिटी RITY है और ये LITY है। RITY मोलैरिटी इज कैपिटल M और मोलैलिटी इज स्मॉल m। 7th नंबर कंसंट्रेशन टर्म है अपने पास, मोल फ्रैक्शन, mole fraction, it is written by capital X, and 8th one is parts per million, ppm. Okay, ppm, parts per million. ये जितने 4 कंसंट्रेशन टर्म हैं, these are volume independent and also temperature independent. देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट तो आपको दिख ही रहा है, इसमें वेट कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते हैं। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सो केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, और मोल्स आपको पता है कि मोल्स जो है वो काउंटिंग नंबर है, उसको वॉल्यूम से या किसी और चीज से लेना देना नहीं है सर। तो मोल फ्रैक्शन भी मोल में डील कर रहा है और पीपीएम भी लगभग मोल्स में होता है। सो ये सारे जो टर्म्स हैं वो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट हैं। दीज आर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये हमारी 2 क्लासिफिकेशन था। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, इसी को हमें इंडिविजुअली एक करके पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जब एक एक करके पढ़ेंगे तो सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा हमारा। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है ये? परसेंटेज मीन्स होता है 100 में, ठीक है ना। और वेट बाय वेट मीन्स होता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन 2 टर्म्स लेते हैं। सॉल्यूट भी हम ग्राम में लेंगे और सॉल्यूशन भी हम ग्राम में लेंगे, दोनों को हम वेट करेंगे, वेट में लेंगे हम दोनों को, किसी को वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, इट इज weight of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज 100 में होता है, सो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। सर, हाँ सर, लेकिन आपने फर्स्ट में लिखा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी तो बोला सीक्वेंस ऑफ मैटर नहीं करता है, वो तो हमने क्लासिफिकेशन किया था। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमें क्लासिफाई करना था, तो इसीलिए हमने उस हिसाब से क्लासिफाई किया। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको पता होगा कि 9th 10th में आप ये परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीनों ही टर्म आप 9th 10th में पढ़े होंगे।
तो ये ज्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है हमें। हम उसका कुछ भी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन, फॉर्मूला और इन्फ्रेंस लिखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना अलग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। वो हमारा क्लासिफिकेशन था, इसलिए हमने दो चारों को अलग अलग रखा। अगर हम यहाँ लाइन से लिख देते तो हम कैसे कर पाते? वेट बाय वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो वहां अगर हम सीक्वेंस में लिख देंगे तो कैसे उसे हम क्लासिफाई कर पाते? कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम, इसी सीक्वेंस में पढ़ा लेंगे। हमें सबसे लास्ट में बताना है, समझ रहे हैं? तो पहले जो है वो इजी टर्म्स जो भी है, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे इस पे मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम पहले करेंगे। फिर नॉर्मलिटी को करने से पहले हम एन फैक्टर पढ़ेंगे, तब नॉर्मलिटी करेंगे। ठीक है? यस तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस से मैटर नहीं करता है कि पहला हम ये क्यों लिए। कोई इशू नहीं है ना, पहले हम पीपीएम पढ़ लें, क्या दिक्कत है? ओके। ठीक है, चलिए। तो सर यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट का? दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। इजी फॉर्मूला। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, उस सब में न्यूमरेटर में सॉल्यूट होता है और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता है। सर सॉल्यूशन टर्म होता है एक्सेप्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी इज ऑड इन वन। उसमें हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं केजी में, सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। एक्सेप्ट मोलैलिटी, स्मॉल एम को छोड़ के जितने भी 7 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं, उसमें ऊपर सॉल्यूट होता है और नीचे सॉल्यूशन होता है। वेट बाय वेट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट वेट बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं होता कहीं, तो नीचे सॉल्यूशन टर्म हमेशा होता है एक्सेप्ट मोलैलिटी। डन। So weight of solute generally measure in gram, weight of solution generally measure in gram. No issue. इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस इसका ये है कि अगर कहीं आपको मिला दिखता है 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? दैट मीन आपको डायरेक्टली कंसीडर करना है 10 ग्राम ऑफ यूरिया present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आपको सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो आप लिख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई समस्या है? नहीं है? क्या है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, बोलिए क्या दिक्कत है? नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट it is the weight of solute present in 100 ml of solvent solution, 100 ml of solution। क्लियर? फॉर्मूला एज इट इज सिमिलरली लिख सकते हैं आप, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml multiplied by 100। कोई दिक्कत? बोलिए।
सेम हमें यहाँ भी ये चीज समझना है कि अगर आपको दिया हुआ है 30% वेट बाय वेट H2SO4 solution, what does it mean? It means, sir, 30 gram of H2SO4 present in 100 ml of solution. Sir, weight by weight or weight by volume? हाँ सर, क्या दिक्कत सर इसमें? वेट बाय और Sir, वेट और वेट बाय, हाँ जी सर बोलिए। you have written 30% weight by weight. ओहो सॉरी, यहाँ पे वेट बाय वेट लिखे, सॉरी। It is weight by volume. H2SO4 solution. That means 30 gram of H2SO4 present in 100 ml of solution. Okay. अब आप मुझे ये बताइए, क्या हम यहाँ भी ये चीज लिख सकते हैं प्रीवियसली, लाइक प्रीवियस थिंग 30 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, क्या करें, 100 माइनस 30 70 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, करेक्ट है सपना? नो सर, नो सर, ऐसा ब्लंडर मत करिएगा। ये वॉल्यूम है, ये वेट से ग्राम मत माइनस कर दीजिएगा, ठीक है? इसको आप माइनस नहीं कर सकते। डन है ये? चलिए अपना थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं हम लोग। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इजी। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution. So formula same formula लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100. करेक्ट? क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि सर अगर कहीं मेंशन है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl solution means 20 ml of HCl present in 100 ml of solution. और हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सर ये कि 20 ml of HCl present in how much? 80 ml of solvent. यहाँ यूज कर सकते हैं ये चीज? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? क्लियर? चलिए एक कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग और पढ़ते हैं और एक क्वेश्चंस करते हैं, चौथा होगा ना अपना। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, कैपिटल एम। मोलैरिटी क्या होता है सर? इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स निकालना आता है ना आप लोगों को, या भूल गए? फिर से रिवीजन करते हैं पीछे।
present in per liter of solution, per liter of solution. So इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in liter. डन? डन है? नोट डन? डन और नोट डन? बोलिए सर। मोलरिटी इज इक्वल टू सिंबॉलिक फॉर्म अगर लिखे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन से मोल्स लिखते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। करेक्ट। अब आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन किसी कंटेनर वाटर टैंक में तो होता नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वॉल्यूम हमें गिवन होता है सॉल्यूशन का सर, दैट इज इन ml नॉट इन लीटर। ओके। सो जब आपको वॉल्यूम ml में गिवन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन ml, देन यहाँ पे फॉर्मूला में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml multiplied by 1000. Correct. So this is most usable formula. Correct. डन है ये चीज पे? सर ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिख रहा, डिफिनेशन वाला। डेफिनेशन वाला पोर्शन सर ये देखिए, it is the moles of solute present in per liter of solution. Molarity, moles of solute present in per liter of solution. ठीक है। अगर Sir, इसका हाँ सर, sir, in last formula you have written we will into it by 1000. या Sir, why? किस ये प्रॉब्लम है? इंटू इंटू 1000 क्यों किए हैं? ये प्रॉब्लम किसको किसको है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एम में गिवन है तो क्या करेंगे आप? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 divided by volume of solution in ml divided by 1000, that it converted into liter. चेंज कर लीजिए इसको, moles of solute divided by 1 into 1000 divided by volume of solution in ml. बोलिए। No chance. क्लियर है? बस लीटर को Yes, ml sir. में कन्वर्ट, ml को में कन्वर्ट किए थे, दैट्स इट, और आउट किए थे। चलिए, तो ये मोलरिटी हो गया सर। अगर इसकी यूनिट पूछे तो क्या होगा? इसकी यूनिट हो जाएगा सर मोल पर लीटर। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में तो क्या हम लोग लिख पाएंगे? मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो मोल्स ऑफ सॉलिड को अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें ऐसे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट multiplied by volume of solution in ml multiplied by 1000. क्या ये मोल एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा? डायरेक्ट मोल गिवन नहीं है तो you have option. First you calculate the mole, then putting the value of the value in the formula, previous formula, or directly you write the weight of solute divided by molar mass of solute multiplied by volume of solution in ml multiplied by 1000.
You get the molarity, capital. या नोट डन? Yes, sir. Done. डन सर। चलिए एक क्वेश्चन की 4 कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़े हैं, तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना। ग्राम यूरिया is dissolved 30 gram urea is dissolved in sufficient water. In sufficient water to produce 2 liter of solution. To produce 2 liter of solution, find पहला percentage by volume, दूसरा molarity. कैपिटल है। होमवर्क करेंगे, बोलिए बोलिए। करेंगे सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इसको अभी करेंगे या होमवर्क कर दें? राजेश as Davis. Okay. 5 mole of glucose. You have connection problem. 5 mole of glucose are dissolved. आप लोग होमवर्क करते हैं और honestly into it quantity of solution is 1.5 gram per ml. Find percentage weight by volume. Second, percentage weight by weight. And third, molarity. नेट इशू गैस, बट कोई बात नहीं। अभी अगर मेरी वॉइस क्रैक भी कर रहा है, ब्रेक भी कर रहा है, तो नॉट मच मोर इशू, बिकॉज इसको मैं अब होमवर्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए। इतना आवाज जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है? इसको हम लोग इट्स 8:30 और शायद वो नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट कर रहा है। कोई नहीं, इसको हम लोग होमवर्क कर लेते हैं, आराम से इसको करिए। ऑनेस्टली अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है दैट डजंट मैटर। आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करिए, कम से कम क्या फॉर्मूला अटेम्प्ट में आप देखिए कि आप रिवीजन करना पड़ रहा है तो आप उसको रिवाइज करिए, फॉर्मूला रिवाइज करिए, अटेम्प्ट करिए, जो भी आंसर आ रहा है जब हम सॉल्व करेंगे तो उसे मैच करिएगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप मिस किए थे, क्यों मिस किए थे। जब आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास, अगर एग्जैक्टली हम वैसा नहीं बनाते हैं तो आपके पास क्वेश्चन होता है कि सर हमने ऐसा सोचा था, आप ऐसा क्यों नहीं किए। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं ना, तो फिर हम जो भी बनाते हैं या जो भी करते हैं उसे आप देख के सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं करेंगे, ऑनेस्टली आप ट्राई करिए, आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है ये मैटर नहीं करता है। ओके, चलिए मिलते हैं।